नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में जब से नई सरकार बनी है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम तरह के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि बिहार को कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया जा सके। इन तमाम बातों को देखते हुए कुछ नए पहल किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी जगह को बेहतर करना होता है तो सबसे अहम जरूरी है कि परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया जाए। परिवहन जब हमारे दिमाग में आता है तो निश्चित तौर पर हम सोचते हैं कि हाईवेज बने, रोड बने, एक्सप्रेस वे बने। इसके अलावा हम वायु मार्ग के विषय में भी सोचते हैं। हम इसके अलावा यह भी सोचते हैं कि ट्रेन बेहतर हो, मेट्रो आए, ये सारी बातें। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जल मार्ग। जल मार्ग को हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। और यह बात केवल बिहार के नजरिए से नहीं है, लगभग पूरे देश के हालात यही हैं। आप जान रहे हैं कि हमारे देश में जल मार्ग जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं है। जबकि भारत नदियों का देश है और खास करके बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में तो नदियों का जाल बिछा हुआ है। अकेले गंगा नदी बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। उसको बिहार का जीवन दायिनी कहा जाता है। अब जरा सोच रही है कि अगर बिहार के बीचों बीच से गंगा जा रही है तो वहां परिवहन की कितनी सुविधा हो सकता है। और दूसरी बात, जलमार्ग से यदि परिवहन होता है तो निश्चित तौर पर वो किफायती भी होता है, कम कीमत में हो सकता है। माल की ढुलाई होती है तो निश्चित तौर पर उसमें भी लागत कम आएगा, तो ओवरऑल जो महंगाई है वो भी उससे कम हो सकता है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब बिहार सरकार ने इन तमाम चीजों को लेकर के व्यवस्था किया है कि नहीं, बिहार में जलमार्ग की काफी पोटेंशियल है, इसको इस्तेमाल में लाया जाए। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जल्द ही अब बिहार में आप परिवहन का एक नया मार्ग सुचारू रूप से चलते हुए देखेंगे। आप सफर करते हुए भी अपने आप को पाएंगे। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार में 21 जगहों पर जल स्टेशन बनाया जाएगा। अब ये जल स्टेशन कैसे क्या होगा? आपने बस स्टॉपेज सुना है, देखा है, गए हैं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ऐसा ही होगा जल स्टेशन। चूंकि एकदम नया है, नया कॉन्सेप्ट है, तो जरा इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, इसको देखते हैं। 21 जल स्टेशन की बात की गई है, वाटर स्टेशन की बात की गई है, और यह बिहार के 11 जिलों में लागू की जाएगी। ध्यान रखिए, बिहार में प्रशासनिक तौर पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38। तो 38 में से 11 जिलों में यह लागू होगा, जो प्रारंभिक तौर पर कहा गया है। आगे चल करके इसे और बेहतर किया जाएगा। अब इसमें कहा गया है पटना, चूंकि पटना क्या है? बिहार की राजधानी। तो पटना से भागलपुर। अब देखिए, भागलपुर के विषय में समझ लीजिए, चूंकि पटना में भी गंगा नदी टच करके जा रही है और भागलपुर में भी गंगा नदी वही आगे चल करके बहती जा रही है। तो यहाँ पर भागलपुर, और फिर यहाँ पर बात किया गया है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण समझ रहे हैं ना? बिहार के अगर मैप पर बिल्कुल उत्तरी हिस्सा में जाएंगे, नेपाल से सटा हुआ सीमा, मैप को नजर पे लाइए तो आप देखेंगे वहां पश्चिम चंपारण है। तो वहां तक जल मार्ग से यात्रा संभव हो जाएगा, यानी कि राजधानी से जोड़ने की बात की जा रही है। अब निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि पटना से भागलपुर की यात्रा करना है तो आपको गंगा नदी के सहारे करना पड़ेगा। लेकिन जब यही आप पश्चिम चंपारण जाएंगे तो पश्चिम चंपारण में गंगा नदी नहीं बहती है। अब अगर बिहार के मैप को मैं एक रफ आइडिया से आपको अगर मैप बनाने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पर बिहार के मैप को आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, मैं मैप में बहुत अच्छा हूं नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको एक रफ आइडिया दे दूं। तो आप देखिए, जैसे कि बक्सर से गंगा नदी एंट्री कर रही है, यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ तो पटना हो गया है ना। भागलपुर का एरिया कुछ आप यहाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिम चंपारण का देखेंगे तो यह एरिया यहाँ पर पड़ता है सबसे ऊपर। तो इस एरिया में यहाँ तो गंगा नदी बही रही है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजर रही है। तो अगर मान लेते हैं गंगा नदी तक के माध्यम से पटना से भागलपुर जाना है तो ये रूट तो इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन अब यहां आप कह रहे हैं कि पटना से मुझे कहां तक जाना है? पश्चिम चंपारण। तो ये कैसे होगा? ये किस रूट के माध्यम से होगा? कौन सी नदी यहां पर होगी? क्योंकि गंगा नदी का रास्ता तो ये है। तो यहां पर जो नदी बह रही है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और उसका नाम है गंडक नदी। तो गंडक के सहारे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि पश्चिम चंपारण से होते हुए गंगा की सहायक नदी गंडक, और यहां से फिर आगे यात्रा, ये तो है ही। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र का जितना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इस एरिया का जितना डिस्ट्रिक्ट मिलता है, सभी से जलमार्ग की यात्रा हो सकेगा। कुल मिलाकर के दोनों एरिया का देख लेंगे तो 11 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 72वीं बीपीएससी जो लोग भी प्रीलिम्स देने वाले हैं या 73वीं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं बताया हूं ना, सिनॉप्सिस बना करके जरा रख लीजिए। अगर मेंस लिखने वाले हैं तो ऐसा ही मैप बना दीजिएगा। मैप बहुत उसमें ये नहीं चाहिए कि आपको एकदम सही बनाना है या इंची टेप लेकर के बैठे।
जो चीजें हैं इस तरह से आप सिनॉप्सिस में थोड़ा सा दिखा देंगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपकी समझ बेहतर है। ठीक है, लेकिन ये जरूर कीजिए मेंस में, ताकि मार्क्स आपको अच्छे मिल सके। तो ये दोनों नदियां समझ गए, रूट आप समझ गए, 11 डिस्ट्रिक्ट समझ गए। अब आगे बढ़ जाए ना, एक बेस आपका तैयार हो गया समझ के लिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि जल स्टेशन जो होगा वो कितना होगा। जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, कुल 21 जल स्टेशन की बात की गई और यहाँ पर 18 जल स्टेशन का क्या बात कहा गया है, निर्माण लगभग पूरा हो गया है, बनकर के लगभग तैयार है, 90% काम हो चुका है 18 का, 3 ही और बचा है। 3 जल स्टेशन पर अभी कार्य क्या है, जारी है, कार्य प्रगति पर है। पटना जिले में 2 स्थानों पर काम अभी चल रहा है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 21 के 21 फंक्शन में पटना जिले में 5 जल स्टेशन जो है वो बनाए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, पटना को ध्यान रखिएगा क्योंकि पटना से प्रश्न पूछा जाता है। दीघा, पानापुर, ये दानापुर नहीं है, पानापुर है, तो ध्यान रखना है। नासरीगंज, बाढ़, नकटा दियारा, दीघा और बाढ़ में निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। ठीक है, बाकी स्थानों पर काम लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि ये दीघा वाला और बाढ़ यहां पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी पानापुर, नासरीगंज और नकटा दियारा यहां पर काम पूरा हो चुका है। तो कुल लगभग पूरा हो चुका है 90%। तो देख सकते हैं कि अब लगभग आप देखेंगे तो ये जल मार्ग जो है ऐसा नहीं है कि भविष्य में अगले 5 साल में होगा, नहीं, मूर्त रूप लेता हुआ बहुत जल्द ही ये नजर आएगा। अब 11 जिलों को जो जोड़ा जाएगा ये समझ लीजिए, बिहार का मैप यहाँ पर लगभग वैसा ही है ना जैसा समय बताया था। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 11 डिस्ट्रिक्ट और 11 डिस्ट्रिक्ट मैप पर टिक लगा लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऐसे नहीं रखना पढ़ने में, कभी भी अपने मेमोरी को ना इस तरह से कंटेंट मत दीजिए, आप इमेज के माध्यम से पढ़ाइए, आपको चीजें याद रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर है पटना, तो पटना यहाँ देखिए गंगा नदी यहाँ बक्सर से होकर के निकलती है, यही एरिया है ना लगभग निकलने का। ठीक है, थोड़ा सा और कर लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं है ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन एक आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। तो पटना यहाँ हो गया, देखिए ये भी गंगा के किनारे, भागलपुर भी यहाँ पर, तो पटना, इसके अलावा भागलपुर आपका दूसरा हो गया, इसके अलावा पश्चिम चंपारण जो यहाँ मैं आपको बताया था, अब इस रूट से गंडक नदी जाएगी जो गंगा की सहायक नदी बनेगी। इसके अलावा जो पश्चिम चंपारण के अलावा कौन सा है, भोजपुर, तो भोजपुर कहाँ है, देखिए पटना से जस्ट पीछे है, यानी कि गंगा से ये भी टच कर रहा है। इसके अलावा आपको सोनपुर नजर आएगा, सोनपुर आपको इस मैप पर नहीं दिखेगा क्योंकि शहर की व्यवस्था है, लेकिन आपको यहाँ सारण वगैरह में ये दिखेगा, वैशाली में। इसके अलावा समस्तीपुर, ये भी गंगा किनारे है। इसके अलावा बेगूसराय गंगा के किनारे है। इसके अलावा मुंगेर बिल्कुल गंगा के किनारे है। इसके अलावा खगड़िया, खगड़िया जो है बिल्कुल यहाँ छोटा गंगा के उस पार उत्तर में पड़ जाता है। इसके अलावा कटिहार, यहाँ गंगा निकलने लग जाती है। तो ये एरिया यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रूट यहाँ पर तैयार होगा। क्लियर हो रहा है ना, चीजें बेहतर ढंग से समझ गए, इसी हिसाब से आप नोट करेंगे, ये लिख लेना है, लेकिन आप एक मैप पर ये जारी रखिए ताकि आपको चीजें ना ऐसे गुच्छे में ऐसे समझ में आए कि भैया ऐसे जाएगा ये रूट, ये क्लियर हो जाए। इसमें ध्यान देना है कि बक्सर अभी नहीं है, हो सकता है आगे चल करके हो, लेकिन फिलहाल भोजपुर से ये आपको आगे देखेगा और यहाँ से जो है पश्चिम चंपारण की तरफ। क्लियर हो गया चीजें। अब देखिए इससे क्या होगा, योजना का उद्देश्य क्या है कि सड़क और रेल पर दबाव जो है बहुत ज्यादा है वो कम एक तो हो जाएगा, जलमार्ग सस्ता और सुरक्षित भी होता है, निश्चित तौर पर एक्सीडेंट भी बहुत कम होता है और सस्ता तो है ही, यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगा, व्यापारिक माल ढुलाई की बात की जाएगी तो यहाँ पर किफायती होगा, तो निश्चित तौर पर इसका क्या होगा, कॉस्ट जो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट होता ना वो लागत मूल्य कम हो जाएगा, और लागत मूल्य कम होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि कस्टमर जो है उनको जो उनकी परचेजिंग पावर है जो इकोनॉमी में बोलते हैं ना क्रय शक्ति, वो बढ़ जाएगी, यानी कि कम पैसे में आप ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, मोटे तौर पे ये समझिए। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, मुद्रास्फीति गिर जाएगा, तो ये अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पर्यटन। बिहार जैसे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा, तो ये बेहतर होगा। फायदे क्या होंगे, यात्रियों के लिए कम खर्च में यात्रा होगा, आरामदायक सफर, वैकल्पिक परिवहन जलमार्गी का आपको मिल गया, टाइम की बचत होगा क्योंकि नदी में जल्दी से सफर हो जाता है, व्यापार के लिए वही मैंने बताया, इन्फ्लेशन कम होगा, माल ढुलाई सस्ती होगी, व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, और स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय अर्थव्यवस्था जब भी रखा जाए ना तो आप एक चीज जोड़िएगा यहाँ से, वह है पलायन। देखिए जब भी स्थानीय अर्थव्यवस्था कम होगा पलायन गिरेगा, वहां के लोग को बाहर जाकर के काम करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बिहार में ये बहुत जरूरी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोचिए, अभी देख रहे हैं पूरा देश ऐसे लग रहा है जैसे जल रहा हो, कितनी गर्मी हो गई है, क्योंकि हम लोग जो भी विकास के कार्य करते हैं उसमें हम इन्वायरमेंट के विषय में नहीं सोचते हैं, आंख मूंद करके पेड़ की कटाई कर रहे हैं। हमने कंक्रीट फॉरेस्ट तैयार कर लिया है ना, हर जगह कंक्रीट बना देना है, जंगल तैयार का जंगल काट करके
आप कंक्रीट से ढलाई कर दीजिए, यही कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट में सोच रहे हैं कि पॉल्यूशन कम होगा अगर आप जलमार्ग से चलोगे, ईंधन की भी बचत होगी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पर्यावरण वाले इश्यूज को हल्के में नहीं लेना है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगा किनारे ढेर सारे पर्यटन स्थल है। ये ऐसा नहीं है कि बिहार में, कहीं पर अगर देख लेंगे, उत्तराखंड से लेकर के गंगा जहां से निकलती है और जहां तक अंत होती है, बंगाल तक चले जाइए, हर जगह आपको अब यही देखने को मिलेगा कि गंगा किनारे धार्मिक स्थल है। तो इसको और निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा और यहाँ तक पहुंच आसान होगा। खास करके सुल्तानगंज जानते हैं ना, भागलपुर में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, और सुल्तानगंज में जो लोग देवघर जानते हो कि देवघर झारखंड में पड़ जाता है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया। तो वहां पर एक शहर है जिसका नाम है देवघर। बिहार के लोग उसको बाबा धाम बोलते हैं या वैजनाथ धाम बोलते हैं, लोकल वहां की भाषा में बोलते हैं। आप अगर वहां से होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए बिहार में यही बोलते हैं कि नहीं, है ना, आप कंफर्म कीजिए। तो सुल्तानगंज का फिर क्या रोल है बाबा धाम जाने में, वैद्यनाथ धाम जाने में? सुल्तानगंज का ये रोल है कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जो लोग बिहार के होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो भागलपुर यहाँ सुल्तानगंज जाएंगे, यहाँ पर गंगा जी बहती है, तो गंगा जल यहाँ से वो लेते हैं और फिर यहाँ से कांवड़ यात्रा पैदल चलता है। यहाँ तक आप गाड़ी घोड़ा जो करके आना है आ जाइए, लेकिन यहाँ से पैदल यात्रा देवघर तक, झारखंड तक चलता है। मामला क्लियर है ना? जो लोग कांवड़ यात्रा पे गए हैं मुझे लिख करके बताइए कभी। कहलगांव, ठीक है, अब गंगा किनारे कहलगांव भी है। हरिहरनाथ मंदिर जहां पर कॉरिडोर बनने की बात की गई है अभी, ये ध्यान रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य ऐतिहासिक जो धार्मिक पर्यटन है या स्थानीय रोजगार है, उस सबको निश्चित तौर पर अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार की बड़ी पहल क्या है? बिहार को आधुनिक जल परिवहन राज्य बनाने की पूरी तैयारी है और इसके अलावा जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको मजबूत करने की सोच है। भारत सरकार की भी ये सोच रही है, गंगा नदी पर भी काम किया जा रहा है इस तरह की चीजों को लेकर के, अन्य राज्यों में भी, वही बिहार में अब हो रहा है। भविष्य में और भी जल मार्ग परियोजना जो है उसको शुरू की जाएगी। अभी तो देखिए गंगा और गंडक की बात की गई है, लेकिन कोसी भी है ना, घाघरा भी है, बूढ़ी गंडक भी है, करेह भी नदी है, ढेर सारे। बिहार में तो नदियों का जाल बिछा हुआ है ना, तो निश्चित तौर पर आगे चल करके बाकी नदियों के पोटेंशियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या है, ध्यान रखिएगा, 21 जल स्टेशन बिहार के विकास को नया मॉडल देने वाला है। पहला पॉइंट, परिवहन, व्यापार, पर्यटन, रोजगार सभी क्षेत्रों को लाभ होगा। नदी आधारित विकास, ये एक नई सोच है, नई बहस है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और गंगा केवल अब आस्था का विषय नहीं है, बल्कि विकास का माध्यम भी बनेगी। गंगा को वैसे भी बिहार के लिए जीवनदायी नदी कहते हैं, क्योंकि जब ये बाढ़ लाती है तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाएगी। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, मैप ध्यान है ना, देखिए यहां पर जो मैंने बताया था, ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं आसपास गंगा से गुजरने वाले, इन तमाम जगह से होकर के गुजरती है। तो जब बाढ़ लाएगी सभी जगह पानी जाएगा, फिर गंगा वापस आएगी तो अपने साथ ले गई जलोढ़ मिट्टी को वहां छोड़ देगी। तो क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए इस एरिया में क्या होगा, पैदावार बहुत ज्यादा होगा। इसलिए बिहार में कभी खाद्यान्न संकट जल्दी नहीं होता, बिहार में भुखमरी नहीं होता है। वजह क्या है, गंगा नदी। देखिए इसीलिए गंगा नदी को बिहार की जीवनदायिनी कहते हैं। तो कोई बात जो है ना, अगर एग्जाम में आ रहा है या मेंस में लिखना है, एस्से में लिखना है, तो उसको समझिए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। अगर फिर उसको आप समझ के लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, गहरी बातें थोड़ी सी करेंगे आप, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी देखने को मिलेगा, है ना। हल्की बातों से बचना है, लेकिन वो तब होगा जब आप चीजों को गहराई से पढ़ेंगे, है ना। तो आप ये करते रहिए। और कुछ बातें मैंने पूछा है आपसे कि कितने लोग वहां पर गए, सुल्तानगंज से देवघर तक वो एरिया डेवलप हो रहा है गंगा नदी पे, या नाव पे की यात्रा कितने लोगों ने बिहार में किया है, क्योंकि अब जल मार्ग शुरू होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।